Hi, good afternoon, friends. My name is Mohit, and today we are going to discuss about India and Bangladesh relations and बांग्लादेश की हिस्ट्री किस तरह से है, कैसे बना, कहाँ से आया, क्या हुआ, सारा कुछ। थोड़ा सा मैं इसके जोड़ने की कोशिश क्या करूंगा कि हिंदू के जो एंशियंट टेक्स्ट है ना, जैसे कि महाभारत और रामायण, उनके अनुसार क्या है कि जो बंगाल है ना, बंगाल में रूल करते थे वांगा किंगडम। ठीक है जी, वांगा किंगडम बंगाल में रूल करता था। वहां पे इस्लामिक राइज कैसे हुआ, जब मुगल आए थे तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वहां के मुगल के टाइम पे जो इस्लाम जैसे मुस्लिम वगैरह थे, तो मुस्लिम मेजोरिटी बंगाल में बैठने लगी और वहां पे बन गई। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें, जब देश आज़ाद हुआ हमारा इंडिया 1947 में, ये थोड़ा इंट्रो बता रहा हूँ मैं इस चीज़ का। तो ये देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे जो ईस्ट बांग्लादेश था उसने ज्वाइन किया पाकिस्तान को। फिर 1971 में क्या हुआ कि ईस्ट बंगाल ने क्या किया, ईस्ट बंगाल ने फाइट लड़ी फ्रीडम के लिए, ठीक है, पाकिस्तान से। और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश फ्री हो गया। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट देश हो गया। ठीक है जी। कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स की बात करूं मैं वहां पे, तो शेख मुजीब उल रहमान जो थे, वहां के फाउंडिंग फादर भी बोला जाता है उनको, जैसे कि इंडिया का महात्मा गांधी जी को बोला जाता है, तो वैसे बांग्लादेश के जो शेख मुजीब उल रहमान हैं उनको फाउंडिंग फादर भी बोला जाता है, जो कि 17 मार्च 1920 से 15 अगस्त 1975 तक रहे थे। ठीक है जी। टोटल एरिया अगर बांग्लादेश की हम बात करें तो 1,48,460 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है जी। उसके बाद आज की अगर हम बात करें इंडिया और बांग्लादेश की, तो इंडिया और बांग्लादेश शेयर करता है कितना, 4,096 किलोमीटर बॉर्डर। ठीक है। और ये जो बॉर्डर है ना, फिफ्थ लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है हमारे वर्ल्ड की बात करें, व्हेन टॉक अबाउट ऑल होल वर्ल्ड की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 5वें नंबर पे आता है कि इतना बड़ा बॉर्डर जो है कोई देश एक दूसरे से शेयर कर सकता है। ठीक है, 4,096 किलोमीटर, जिसमें इंडिया की अगर हम स्टेट्स की बात करें तो आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, वेस्ट बंगाल है। ये ठीक है, 4-5 स्टेट्स के साथ साथ में बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो लगता है। ठीक है। बिगेस्ट डिस्प्यूट की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश में सबसे बिगेस्ट डिस्प्यूट की बात करें तो वाटर शेयरिंग का है सबसे बड़ा। ठीक है, जो त्रिपुरा स्टेट है वहां से क्या थी, जो तिसला रिवर जो निकलता है, ठीक है, तो बांग्लादेश हमेशा ये इल्जाम लगाता रहता है कि जो इंडिया है वो हमारा पानी जो है वो रोक के रखता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है पानी रोक के रखता है और हम तक पानी पहुंचता नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा डिस्प्यूट कंटिन्यू चल रहा है और इसका अभी तक रेजोल्यूशन हुआ नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ प्रोमिनेंट जो रिवर्स है, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा, गंगा, मेघना, ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं इंडिया से बहती हुई बांग्लादेश में जाती हैं। ट्रेड की अगर हम बात करें तो ट्रेड में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है। ठीक है, ट्रेड की, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो 9 बिलियन प्लस जो है एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, इसमें एक ट्रेड की इंडिया और बांग्लादेश में एक अजीब चीज क्या है कि एक तो होता है ऑफिशियल ट्रेड, एक होता है अनऑफिशियल ट्रेड। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ना अनऑफिशियल ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि थोड़ा सा बॉर्डर क्या है कि पोरस बॉर्डर है, तो पोरस बॉर्डर में क्या है कि कोई लोग इधर उधर सामान ले लेते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है जी। तो अगर हम अनऑफिशियल की बात भी करें तो 8 से 9 बिलियन अनऑफिशियल भी है, और ऑफिशियल की बात करें तो 9 बिलियन है, यानी कि कम से कम आपको 17 से 18 बिलियन जो ट्रेड है वो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो और इंडिया जो है सार्क के पार्ट भी हैं, बिम्स्टेक के पार्ट भी हैं, आयोरा के पार्ट भी हैं और कॉमनवेल्थ के पार्ट भी हैं। ठीक है जी। उसके बाद जीडीपी की बात करें अगर बांग्लादेश की, तो 3,78,768 बिलियन जो भी जीडीपी है बांग्लादेश की। बिगेस्ट पोर्ट की अगर हम बात करें बांग्लादेश में, जो चिटगोंग पोर्ट है, बिगेस्ट पोर्ट है वहां का बांग्लादेश का। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन 16.3 करोड़ है। ठीक है, बांग्लादेश की। अब अगर हम बात आ जाते हैं कि देश जो है बांग्लादेश किस तरह से बना, मैंने आपको एक इंट्रो बता दिया था कि हाँ जी, जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश पहले जब इंडिया ब्रिटिश राज करता था इंडिया के ऊपर, तो उस टाइम पे तो चलो बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था। उसके बाद क्या होता है कि जब इंडिया आजाद हो जाता है, और उस टाइम पे जो जिन्ना अली जी थे उनके अकॉर्डिंगली क्या था कि हाँ जी, मुस्लिम और हिंदू की अलग अलग स्टेट्स होनी चाहिए, और उन्होंने क्या पार्टीशन करवाया, और जो अंग्रेज है उनका भी यही मानना था। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया दो देश बन गए, और जो ईस्ट बंगाल था वहां पे भी मुस्लिम मेजोरिटी काफी थी, माइनॉरिटी भी है, हिंदू माइनॉरिटी है भी है थोड़ी बहुत, बट ये है कि मुस्लिम मेजोरिटी काफी ज्यादा थी। उसकी वजह से जो ईस्ट बंगाल है उसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, राइट। अब हम बात करते हैं पार्टीशन, जब 1947 में क्या होता है, जब पार्टीशन हुआ। अब मैं पूरा आपको, ये तो मैंने आपको इंट्रो बता दिया, अब हम सीक्वेंस वाइज चीजों को डिस्कस करते हैं।
जब पार्टीशन हुआ 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान बना, ठीक है, तो मुस्लिम मेजोरिटी थी ईस्ट बंगाल में। मैंने जैसे कि आपको बता दें कि जिन्ना जी का यह कहना था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग स्टेट्स होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि ईस्ट बंगाल जो था उसमें डोमिनेंट था क्या, मुस्लिम मेजोरिटी, उसकी वजह से उसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, ठीक है। और जो बांग्लादेश था वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया, और अभी का जो पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान बन गया, ठीक है। बट ये एक चीज इसमें देखने को क्या मिलती थी कि इनका दोनों का ना जो जियोग्राफिकल कनेक्टिविटी है ना वो नहीं थी। अब देखो मैं आपको मैप पे दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए आप, वेस्ट पाकिस्तान से लेकर और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में पूरा का पूरा देश है हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये इनको किस तरह से लैंड बाउंड्री को कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं इनको वही निर्भर रहना पड़ता था। तो ये चीज उस टाइम पे भी बोली गई थी, बट जिस तरह के जिन्ना जी का कहना यह था कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, हिंदू मुस्लिम एक अलग स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वेस्ट में, जो वेस्ट पाकिस्तान था, वहां पे उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज डोमिनेंट थी। बट ईस्ट पाकिस्तान जो था बांग्लादेश उस टाइम पे, उसमें वहां पे बंगाली डोमिनेंट थी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें, बांग्लादेश के साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता था, वेस्ट पाकिस्तान क्या क्या डिस्क्रिमिनेट करता था ईस्ट पाकिस्तान के साथ, जो बांग्लादेश है अभी, ठीक है। पॉपुलेशन अगर हम एक एग्जांपल में बात करें तो टोटल 100% अगर पॉपुलेशन है जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की, उसमें से 60% जो पॉपुलेशन थी बांग्लादेश में रहती थी, ठीक है। कहां पे, ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी 60% पॉपुलेशन। बट जब बजट खर्चना होता था, ठीक है, जब बजट स्पेंडिंग होती थी, तो उस टाइम पे क्या होता था कि सिर्फ 30% बजट लगाया जाता था, किसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, ठीक है। कौन लगाता था, पाकिस्तान, ठीक है। उस टाइम पे क्योंकि बांग्लादेश उसी का हिस्सा होता था, ठीक है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, तो आप समझ लीजिएगा जो बांग्लादेश अभी का, ठीक है। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट कितना होता है बांग्लादेश से, ईस्ट पाकिस्तान से 70% एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। 70% वहां के जो रिसोर्सेज है उनको लिया जाता था, ठीक है। जिसमें एक प्रोमिनेंट बात करें किसी क्रॉप की तो वो जूट था, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में बांग्लादेशी, मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में बांग्लादेशी जो लैंग्वेज है वो वहां की प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज कब किया गया था, 1956 में, जब इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। काफी सारे प्रोटेस्ट होने के बाद वहां पे क्या किया गया, बांग्लादेशी जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया 1956 में। अब क्या होता है, ये इतने सारे डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे कि कहां 60% पॉपुलेशन है और 30% तुम बजट वहां पे लगा रहे हो, उसके बाद वहां से 70% निकाल भी रहे हो, ठीक है। तो बच क्या रहा वहां पे, ठीक है। टोटली तुम क्या कर रहे हो वहां का, उसको वहां लूट ही रहे हो, ठीक है। इस तरह का कहना है। अच्छा, फिर क्या होता है कि अवामी लीग पार्टी बनती है, अवामी लीग पार्टी बनती है, ठीक है। बंगाली नेशनलिस्ट पार्टी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये क्या करती है कि इसने एक ऑटोनॉमी की बात करी, क्या एक ऑटोनॉमी की बात करी, जिनके इस पार्टी के जो लीडर थे वो शेख मुजीब उर रहमान थे, जो कि मैंने को थोड़ा टाइम पहले बताया था कि इनको फाउंडिंग फादर भी माना जाता है बांग्लादेश का। उन्होंने क्या किया, 6 पॉइंट्स रखे, ठीक है। उन्होंने एक मूवमेंट चलाई 1966 में और उसमें 6 पॉइंट्स रखे। क्या 6 पॉइंट्स रखे, पहली बात उन्होंने फेडरल स्टेट्स की बात की, फेडरल स्टेट चाहिए हमें, ठीक है। दूसरी उन्होंने क्या बोला कि जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर है इनको अब छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, आप वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दीजिए, बट इनके अलावा बाकी जितने भी काम हैं वो सारे के सारे स्टेट के ऊपर होने चाहिए, कि हाँ जी जो जो उन्होंने वर्क करना है वो स्टेट के ऊपर तो होना चाहिए, कि हाँ हमने क्या क्या किस किस चीजों के ऊपर फोकस करना है, कौन सी स्कीम्स लानी है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद एक सेपरेट करेंसी होनी चाहिए, ठीक है। सेपरेट करेंसी होनी चाहिए और फिजिकल पॉलिसी होनी चाहिए। सेपरेट करेंसी का कहने का तात्पर्य ये है, सेपरेट करेंसी ये थी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या करते थे, वो सिर्फ 30% ही खर्चते थे, ठीक है, और 70% तो वहां से रिसोर्सेज को ले लेते थे। इस वजह से उनको ये पता चल गया था कि वेस्ट पाकिस्तान हमें सिर्फ लूट ही रहा है, वो हमसे लेता ही है, ठीक है, तो बाद में हमें देता तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर हमारी एक सेपरेट करेंसी होगा, हमें पता चलेगा कि हमारा इतना बजट जा रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टैक्सेशन की पावर बोली, उनकी जो टैक्स लगाने का पावर है वो भी हमारे हाथ में होना चाहिए, ठीक है। और अगर फॉरेन मैटर्स में ट्रेड करना है, ठीक है, फॉरेन मैटर्स में ट्रेड करना है तो वो भी हम ही करेंगे अगर हमारी स्टेट से ट्रेड होगा तो, ठीक है। एक सेपरेट मिलिट्री की बात करी, नेवी की बात करी। तो अब आते हैं हम कि 1969 में क्या होता है। लेकिन ये जो 1966 में जो ये मूवमेंट चलाई थी, 6 पॉइंट जो रखे थे, ये तो एक ना मानने वाली बात थी, इनको तो नहीं मान सकते थे, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं बिल्कुल भी, कि जैसे कि मिलिट्री, नेवी, तो नहीं माना इस चीज को। फिर क्या होता है 1969 में, जब जो अयूब खान थे वहां के प्रेसिडेंट थे, अयूब खान जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया, याया खान को अपनी जगह पे बैठा दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट याया खान को बना दिया। उस टाइम पे जो पाकिस्तान के लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी चलाई थी, जुल्फकार अली भट्टू, वो याया खान के टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके थे,
ठीक है। बट फिर बाद में उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी बनाई, ठीक है, जो कि डेमोक्रेसी की बात करती थी, ठीक है। याया खान ने क्या किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हमें कंडक्ट करवाने चाहिए इलेक्शन। उन्होंने ये बोला कि अगर मैं जैसे कि रूल में आ जाता हूं तो मैं इलेक्शन कंडक्ट करवाऊंगा। और जैसे वो याया खान रूल में आए तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं इलेक्शन कंडक्ट करवाऊंगा नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के 1970 में, ठीक है। अब नेशनल असेंबली के क्या, नेशनल असेंबली के पाकिस्तान में एक बार भी इलेक्शंस नहीं हुए थे। हमारे इंडिया में उस टाइम पे मेरे को लगता है चौथा या पांचवा इलेक्शन हो रहा था, बट वहां पे नेशनल असेंबली के इलेक्शन हुए नहीं थे। हाँ, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे, बट नेशनल असेंबली वाले इलेक्शन हो नहीं रहे थे। वहां पे सीधा 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 प्रेसिडेंट रूल कर रहा था, वो भी कौन सा, जो आर्मी को लीड करता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1970 में उन्होंने बोला कि हाँ जी हम इलेक्शंस करवाएंगे। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें ईस्ट और वेस्ट की, तो मैंने आपको जैसे बताया था 60%, तो ईस्ट में पॉपुलेशन थी 6.8 करोड़, सीटें कितनी बन रही थी 162। वेस्ट में कितनी थी पॉपुलेशन 6 करोड़ और वहां की सीटें बन रही थी 138। अब क्या हुआ कि ओबीसी बात है, इलेक्शन जब होते हैं तो जो मैक्सिमम सीटें लेती है तो सरकार जो है उसी की ही बनेगी, तो ऐसा ही होना भी चाहिए था। होता है क्या है कि फ्लड आते हैं 1970 में, जब इलेक्शंस थे तो उससे कोई 1-2 महीने पहले फ्लड आते हैं, जिस साइक्लोन को बोला गया था भोला साइक्लोन, ठीक है। तो नवंबर 1970 में जब क्या होता है, नवंबर 1970 में जब फ्लड आते हैं तो 3 से 5 लाख जो लोग हैं उनकी डेथ्स हो जाती हैं। बट याया खान ने कोई सपोर्ट नहीं किया बांग्लादेश को, कोई सपोर्ट नहीं किया। अब देख लीजिए बांग्लादेश का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बोला जाए तो देख मतलब कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, समझ लीजिए, क्योंकि बे ऑफ बंगाल वहां पे तो काफी, उसकी वजह से साइक्लोन्स वगैरह काफी आते हैं। तो क्या होता है कि कोई सपोर्ट नहीं किया जब याया खान ने कोई रिलीफ फंड नहीं भेजा। कोई कहते हैं कि एक हेलीकॉप्टर भेजा था बड़ी मुश्किल से, ठीक है, तो कोई रिलीफ फंड नहीं बचा। तो 7 दिसंबर 1970 में क्या होता है कि जो जुल्फकार भुट्टो थे, जब इलेक्शन होता है, ठीक है, 7 दिसंबर 1970 में जब इलेक्शन होता है तो जुल्फकार जो भुट्टो थे जो कि वेस्ट पाकिस्तान से लड़ रहे थे और पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो लीडर थे, उनको सीटें मिलती हैं कितनी 138 में से 81। और जब हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में शेख मुजीब अवामी जो थे, शेख मुजीब उल रहमान थे, अवामी लीग के जो पार्टी के लीडर थे, उनको मिलती है 160 सीट्स। 160 सीट्स कितने में से 162 में से 162 में से 160 सीट्स मिलती हैं। और ये चीज आज तक के ऐसा बोला गया है कि जहां जब इस तरह का रेबल किया जाता है तो पहली बार इतना ज्यादा सपोर्ट जो है पहली बार इसी पार्टी में मानी गई थी जिसको इतना सपोर्ट मिला था। अब अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो इलेक्शंस की भी बात करें तो जो सरकार थी वो सरकार किसकी बननी चाहिए थी, शेख मुजीब उल रहमान की। बट वेस्ट पाकिस्तान को कभी ये मंजूर ही नहीं था कि हमारे ऊपर ईस्ट पाकिस्तान वाले रूल करें। तो क्या हुआ कि जो नेशनल असेंबली बननी थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया कुछ टाइम के लिए। किसने किया पोस्टपोन? याया खान ने। अब क्या हुआ कि इनॉग्रेशन वगैरह होने लगी, बातचीत वगैरह होने लगी, लेकिन ये बातचीत फेल हो गई। किसके किसके बीच में होने लगी ये बात? जुल्फकार भुट्टो और जो शेख मुजीब उल रहमान थे। ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब मुजीब और भुट्टो थे ना, ये जब दोनों डिस्कस करने लगे तो याया खान को क्या हो गया, शक हो गया कि भाई साहब ये बंदे कहीं मेरे खिलाफ कुछ साजिश तो नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है, और मेरी जो सरकार है उसको गिरा ना दे, ठीक है। तो उसने क्या किया, दोनों को जेल में डाल दिया। जैसे ही इनको जेल में डाल दिया गया ना तो स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान के जब स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए तो अवामी लीग के जो अवामी लीग ने पहले तो स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट स्टार्ट किए जो उनके कार्यकर्ता थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब वेस्ट पाकिस्तान ने बात नहीं सुनी बल्कि इवन दैट और ज्यादा स्ट्रिक्ट होता गया, तो उसने क्या किया कि जो अवामी लीग के जो भी मेंबर्स वहां पे थे उन्होंने क्वासी गवर्नमेंट बना दी। कब? मार्च में। क्वासी गवर्नमेंट क्या होता कि यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो खुद के ऊपर, जैसे बांग्लादेश वालों ने मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान ने ऐसी गवर्नमेंट बनाई कि जो भी काम हो रहे थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो खुद ही उसको हेल्ड करेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि पाकिस्तान आर्मी जो होती है वो ये सारे जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको प्रेस करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना स्टार्ट करके। तो 26 मार्च 1971 में क्या होता है, अवामी लीग ने अनाउंस कर दिया सक्सेशन। यानी कि सक्सेशन का यह मतलब है कि एक देश के जब 2 टुकड़े हो जाते हैं कि हम इस देश से अलग हो रहे हैं और अपना एक नया देश बना रहे हैं।
तो इसको खत्म करने के लिए, इसको प्रेस करने के लिए वेस्ट पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि मार्च और दिसंबर के बीच में, ये याद रखिएगा, मार्च और दिसंबर के बीच में ये इतना बड़ा ऑपरेशन चला है। और इसमें क्या था कि वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी तो थी और साथ में क्या था कि कुछ मिलिशियस ग्रुप को भी इन्होंने सपोर्ट देकर रखा हुआ था और इन्होंने लार्ज नंबर पे किलिंग करी। ठीक है, बंगाल में। ठीक है, कई सारे बंगाली इंटेलिजेंसिया को किल किया, नेशनलिस्ट को किल किया, सिविलियंस को किल किया, स्टूडेंट्स को किल किया। ठीक है, अवामी लीग के जो सपोर्टर्स थे और कुछ हिंदू माइनॉरिटी में थे उनको किल किया। उनका कहने का, वेस्ट पाकिस्तान का ये कहने का मतलब था कि अगर हम जितने भी, देखो गरीब लोगों को तो टेंशन नहीं होती, गरीब लोगों को क्या है कि खाना वाना मिल जाए, बड़ा इतना से इससे ज्यादा उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बट जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या काफी ज्यादा चीज़ों में पड़े होते, तो उनको क्या होता है कि उनको ये चीज़ को रियलाइज होता है कि हाँ हमसे ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम इनको सप्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो गरीब लोग हैं वो तो आएंगे ही नहीं सामने। अब क्या, इसमें आपको पता है 3 से 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी, 3 से 5 लाख लोगों की मौत। और कोई कोई तो ये आंकड़ा ये भी कहता है कि 30 लाख तक भी। ठीक है, बट इतना था नहीं, लेकिन 3 और 5 लाख के बीच में मारे गए थे। 2 और 4 लाख के बीच में बंगाली वुमेन का रेप भी होता। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि अगर हाँ हम रेप वगैरह करेंगे तो लोग जो हैं इस चीज की तरफ थोड़ा कम आना स्टार्ट होंगे। अब क्या होता है कि इसके खिलाफ क्या हुआ कि जो अवामी लीग के जो पीपल्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक रेजिस्टेंट मूवमेंट के जो मेंबर थे उन्होंने मुक्ति बाहिनी के नाम से एक आर्मी बनाई। मुक्ति बाहिनी का मतलब होता है कि आजादी की आर्मी। तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर को अपनाने लगी। ठीक है, आर्मी के अगेंस्ट वो क्या करने, गुरिल्ला वॉरफेयर को अपनाने लगी। फिर क्या होता है कि इंडिया गवर्नमेंट हेल्प करने लगी मुक्ति बाहिनी को। ठीक है, और अवामी लीग के जो मेंबर्स थे वो एक गवर्नमेंट की तरह ही वर्क कर रहे थे। कहां से? इंडिया से। बट इंडिया का जो इंटरवेंशन था वो पहले ऐसा नहीं था। कब हुआ ऐसा? पहली बात तो जो इंडिया का इंटरवेंशन था वो इनिशियली, अगर स्टार्टिंग की हम बात करें तो बिल्कुल न्यूट्रल था। ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब बांग्लादेश से 10 मिलियन रेफ्यूजी जो थे इंडिया में आ गए, 1 करोड़ रेफ्यूजी बहुत होते हैं। ठीक है, जब 10 मिलियन रेफ्यूजी जब आ गए 1 करोड़ के करीब, तो ह्यूज स्ट्रेन बनने लगा। अब जो इंडिया की स्टेट्स लगी हुई थी, जैसे कि जो स्टेट्स बांग्लादेश के साथ लग रही थी, तो उनके जो रिसोर्सेज थे तो वो तो वायलेट हो रहे थे ना भाई साहब। ठीक है, स्टेट के अंदर जो अपने लोग हैं उनका खाना वाना सब कुछ तो वो रेफ्यूजीज भी लेंगे, कुछ ना कुछ तो खाएंगे वो भी। ठीक है, तो जब काफी ज्यादा स्ट्रेन बढ़ने लगा तो इंडिया ने बात करी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट की। किसको? पाकिस्तान को बोला कि आप सपोर्ट करो, इस तरह का वायलेशंस मत करो। ठीक है, बट पाकिस्तान ने इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। फिर जो इंदिरा गांधी थे उन्होंने क्या किया कि कुछ यूनाइटेड नेशंस में भी बात करी, दूसरे नेशंस के अंदर भी बात करी कि यार ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बट किसी ने कुछ नहीं सुना। फिर क्या हुआ? वॉर शुरू हो जाती है भाई साहब। ठीक है, कब होती? 3 दिसंबर को जब वॉर स्टार्ट होती है 1971 में, 3 दिसंबर 1971 में वॉर स्टार्ट होती है। तो क्या होता है कि दोनों, इंडिया की आर्मी भी तैयार थी, पाकिस्तान की आर्मी भी तैयार थी। तो पहला अटैक किया पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। किसके ऊपर? इंडिया की एयरफोर्स के ऊपर। ठीक है, जो कि प्री इम्पटिव स्ट्राइक माना जाता है। प्री इम्पटिव स्ट्राइक का ये मतलब होता है कि दूसरा पहले हमला करे, इससे पहले आप हमला कर दो और उसको जितना हो सके काफी से काफी नुकसान पहुंचाओ। तो ये मानना था पाकिस्तान का। तो प्री इम्पटिव स्ट्राइक करी पंजाब, राजस्थान, कश्मीर के ऊपर। बट इंडिया को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया को पहले से पता था कि ये इस तरह का कुछ करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, इंडिया लॉन्च कर देता है क्या? वॉर जब लॉन्च कर देता है तो उसने पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पे भी लॉन्च की वॉर। ठीक है, और जो ईस्टर्न फ्रंट था वहां पे भी, जो बांग्लादेश का ईस्टर्न फ्रंट था वहां पे भी वॉर स्टार्ट कर दी। अब क्या होता है, इंडिया ने अटैक कर, देखो मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, इंडिया ने 3 जगहों पे अटैक करा। ठीक है, ईस्टर्न जो फ्रंट था ना, ईस्टर्न बांग्लादेश था, उसको 3 जगहों पे अटैक कर, 3 जगहों से घेरा और सिर्फ 13 दिन के अंदर कैप्चर किया था इंडिया ने। किसको? ढाका में जाके बैठ गया। ठीक है, और पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसको खदेड़ दिया। ठीक है, और ढाका में जाके इंडिया कैप्चर कर लिया। पहली ऐसी वॉर जब 13 दिन के अंदर खत्म हुई थी। ठीक है, बहुत जल्दी खत्म किया था इस वॉर को। ठीक है, बस ये थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था बट बड़ी जल्दी खत्म किया था इसको। फेमस बैटल की बात करें हम तो वेस्टर्न बॉर्डर में जो फेमस बैटल्स हैं, जैसे कि बैटल ऑफ छंब, ठीक है, बैटल ऑफ बसंतर, ठीक है, जो कि पंजाब में लड़ी थी, लोंगेवाला, ठीक है, लोंगेवाला जिसके ऊपर बॉर्डर मूवी भी बनी हुई है। और अगर हम ईस्टर्न फ्रंट की बात करें तो बैटल ऑफ हिली। ठीक है, ये सारी की सारी फेमस बैटल्स भी माना जाता है इनको। ठीक है, अब क्या होता है कि उस टाइम पे इंडिया के जो आर्मी लीडर थे ना, फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे। ठीक है, और जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ जो थे ये दूसरे और लास्ट मार्शल रहे हैं। इनके बाद ऐसा कोई मार्शलिस्ट नहीं आया जो कि आर्मी का इतना बड़ा लीडर रहा है।
ठीक है। अब क्या होता है कि नेवल एंगेजमेंट भी हुआ, कुछ ऑपरेशन हो, नेवल जो इंडिया की नेवी थी उन्होंने भी किए, जैसे कि ऑपरेशन ट्रिडेंट, अटैक किया कराची नेवल पोर्ट के ऊपर, ठीक है, दिसंबर 4 को। इसीलिए हम नेवी डे भी मनाते हैं दिसंबर 4 को, क्योंकि कराची नेवल पोर्ट को बिल्कुल नेस्ते नाबूद कर दिया था। चिटगोंग पोर्ट को किया था, पीएनएस गाजी उस टाइम पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा पोर्ट माना जाता था, उसको भी नेस्ते नाबूद किया, और उसकी वजह से इंडिया की सुपरियोरिटी बे ऑफ बंगाल में बढ़ गई। जब पाकिस्तान की इतनी खसला हालत हो रही थी ना, तो उसने क्या किया, यूएसए से मदद मांगी कि हाँ जी भाई साहब आप हमारी मदद के लिए आए। तो यूएसए ने यूएसएस इंटरप्राइज शिप के नाम से एक शिप भेजी, ठीक है, नेवी शिप भेजी, ताकि वो इंडिया को हरा सके पाकिस्तान की हेल्प करके। बट इंडिया ने सोवियत यूनियन को बोल दिया। अब सोवियत यूनियन ने भी यूएसए को डायरेक्ट ये बोला, उन्होंने भी अपनी हेल्प को भेजा, ठीक है, उन्होंने भी कई सारे शिप्स भेजे, और बे ऑफ बंगाल में यूएसए की जो यूएसएस इंटरप्राइजेस थी उसको रोक दिया और उसको ब्लॉक कर दिया कि भाई साहब अगर आपने हमला करा तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यूएसए आया तो था लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर पाया, ठीक है। फिर क्या होता है, 16 दिसंबर को, ठीक है, 16 दिसंबर को, जो मैंने आपको 3 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और 13 दिन के अंदर वॉर को खत्म किया था। 16 दिसंबर में जब ढाका में इंडिया और पाकिस्तान के, जो अगर जनरल्स की बात करूं मैं, तो पाकिस्तान के उस टाइम पे जनरल जो थे ईस्टर्न फ्रंट पे ए नियाजी, और इंडिया के जनरल जगजीत सिंह, पिक दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 90,000 आर्मी के बंधुओं ने, पाकिस्तान के 90,000 आर्मी बंधुओं ने सरेंडर किया था, किसके, कहा, इंडिया के पास, ठीक है। जनरल जगजीत सिंह और ए के नियाजी जो हैं वो साइन भी कर रहे हैं, टीटी भी कुछ साइन कर रहे हैं कि हाँ जी हम सरेंडर कर रहे हैं, ए के नियाजी ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सिर्फ 13 दिन के अंदर ये वॉर को खत्म किया था, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वॉर खत्म हो जाती है तो बाग बंधु की तरह माना गया शेख मुजीब रहमान को। जब वो वापस आते हैं कहाँ पे, बांग्लादेश में, तो उनको बाग बंधु की तरह माना गया कि हाँ जी बांग्लादेश के ये सबसे वफादार इंसान है, ठीक है। और 12 जनवरी 1972 में उन्होंने पावर को अपने हाथ में लिया। अब क्या होता है कि 1975 में क्या होता है कि आर्मी रिबल करती है और उनको पूरी फैमिली के साथ मार देती है 1975 के अंदर, ठीक है, 1975 के अंदर उन्हीं के ही पैलेस में, ठीक है। बट उनकी दो डॉटर्स थी वो उस टाइम पे लंदन में थी। उनमें से एक अवामी लीग की अभी जो लीडर हैं शेख हसीना, और वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, बांग्लादेश में, ठीक है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो याया खान थे ना, उन्होंने रिजाइन किया, और रिजाइन करके उन्होंने क्या किया, जड्डे भुट्टो को बताया, ठीक है। फिर जड्डे भुट्टो को भी, जो कि जड्डे भुट्टो थे, जड्डे भुट्टो को भी बाद में हैंग किया जाता है, ठीक है, उनको भी मौत दी जाती है। जड्डे भुट्टो यानी कि जुल्फकार अली भुट्टो जो थे, तो इनको भी बाद में मार दिया जाता है जियाउल हक के, ठीक है, जियाउल हक, ठीक है, ये इनको मार देते हैं, बाद में फांसी पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एक प्रोमिनेंट एग्रीमेंट की बात करें, शिमला एग्रीमेंट की बात करूंगा मैं। शिमला एग्रीमेंट जो 2 जुलाई 1972 में हुआ था, ठीक है, किसके किसके बीच में, जड्डे भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। फर्स्ट ऐसा एग्रीमेंट था पाकिस्तान की तरफ से जबकि एक ऐसा लीडर सामने आया था जो कि डेमोक्रेसी की तरह, क्योंकि उसकी पार्टी भी थी और वो इलेक्शन करके जीता भी था, तो वो सामने आया था, और पहली बार पाकिस्तान की तरफ से जिसने बात करी थी जो कि डेमोक्रेटिक लीडर था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि उस टाइम पे ऐसा सीज फायर होता था, सीज फायर यानी कि इंडिया और पाकिस्तान जैसे लड़ रहे हैं ना, तो सीज फायर हुआ, इंडिया और पाकिस्तान जहां जहां पे रुक गए, ठीक है, उसी को बॉर्डर मान दिया जाएगा, उसी को बॉर्डर मान दिया जाएगा। लेकिन उस टाइम पे बात हुई किसकी, एलओसी की, लाइन ऑफ कंट्रोल की, ठीक है, एलओसी को बना दिया गया, ठीक है, जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, एलओसी को खींच दिया गया। दूसरी बात क्या थी कि इंडिया कहाँ तक पहुंच गई थी, लाहौर तक पहुंच गया था इंडिया लाहौर तक पहुंच गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब इंडिया वहां तक पहुंच गया था, लेकिन फिर भी उसने जितना एरिया पाकिस्तान का लिया था उसको वापस कर दिया, शिमला ठीक है, उसको भी वापस कर दिया, उसको भी वापस कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ पीओडब्ल्यू जैसे कि प्रिजनर ऑफ वॉर रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि जो वॉर के अंदर लोगों को पकड़ा था, जिसके 90,000 मैंने अभी आपको बताया, उनको वापस कर दिया गया, ठीक है, बिना किसी शर्त के, ठीक है। और कश्मीर इशू की बात करें कि कश्मीर इशू की अगर कभी भी बात होगी तो पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशन होगा, उसके बीच में कोई भी दूसरा आके नहीं बोलेगा, ठीक है। हम जब भी अगर इशू को रिजोल्व करना होगा तो हम ही दोनों कंट्रीज बैठेंगे और उसको इशू को रिजोल्व करेंगे, तीसरे बंदे को बीच में नहीं लाया जाएगा। ये जो शिमला एग्रीमेंट है ना, इसको माना जाता है कि इंडिया के लिए नुकसानदायी रहा था ये, क्योंकि 90,000 लोगों को छोड़ना, फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के इतने अंदर तक घुस चुका था, वो भी वापस दे दिया था उसने एरिया कि चलो जी कोई बात नहीं ले लो आप, ठीक है। तो एक माना जाता है, लेकिन हमारा इंडिया जो है
इंडिया हमेशा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है और वो किसी के एरिया की तरफ कोशिश नहीं करता कि हमें मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह का स्टार्टिंग की स्ट्रेटेजी रही है इंडिया की। उसके बाद अभी अगर हम 2021 की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश के? अब्दुल हामिद। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो शेख हसीना, जो कि मैंने आपको बताया था अवामी लीग के लीडर जो है। क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए इंडिया और बांग्लादेश ने अपना और रिलेशन को बढ़ाने के लिए? जैसे कि पहली बात तो मैं ये बताऊंगा, जैसे इंडिया, मैंने आपको अभी बताया, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें बांग्लादेश कम एक्सपोर्ट कर पाता है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है। तो वो कहता है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ, कि इंडिया हमसे ज़्यादा लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बांग्लादेश देना चाहता है वो इंडिया के पास ऑलरेडी जो जो चीज़ें वो बना रहा है वो इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत अच्छी मात्रा में पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम उनसे मंगवा नहीं सकते, इंडिया बांग्लादेश से मंगवा नहीं सकता। बट फिर भी कहीं ना कई जगहों पे इंडिया ने अभी बांग्लादेश को लाया है सामने, कुछ और चीज़ों के ऊपर बोला कि आप ऐसा कीजिए, हमारी जो इंडिया की जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको वहाँ पे लगा दीजिए, वो फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे, आपसे कोई बात नहीं है। तो इस चीज़ पे थोड़ी सी बात हो रही है। दूसरी बात की बेटर सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए, टाइज बिटवीन टू साइड्स। क्या है कि इंडिया और बांग्लादेश का मैंने आपको अभी बताया कि पोरस बॉर्डर है, तो पोरस बॉर्डर के बीच में क्या होता है कि कोई भी इधर से उधर जा सकता है, ट्रेड कर सकता है, तो सिक्योरिटी का एक बहुत इशू आ जाता है, ठीक है। कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोनों अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो तभी जाके अपनी सिक्योरिटी को अच्छा कर सकें। दूसरी बात क्या कि 54 रिवर जो है वाटर शेयरिंग है किसके किसके, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो वाटर शेयरिंग मैंने आपको बिगेस्ट डिस्प्यूट जो असली में जो डिस्प्यूट है वो एक ही है, तीस्ता रिवर वाला, ठीक है। तो चुरुंजा रिवर जो दूसरे हैं वो वाटर शेयरिंग है इनके बीच में, ठीक है। तो अगर एक दो पे नहीं होगा तो बाद में चुरुंजा रिवर जो दूसरे भी हैं उनके ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती, तो एक इस चीज़ के ऊपर भी हल निकाला जाए। अब तीसरा रिवर का इसलिए पेंडिंग पड़ा हुआ, तीसरा रिवर का इसलिए पेंडिंग पड़ा हुआ क्योंकि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर इस तरह का रूलिंग गवर्नमेंट किस तरह से बनाई जाती है कि हाँ जी, अगर कोई स्टेट वाइज स्टेट की बात हो रही है, अगर स्टेट से कोई रिसोर्सेज की बात होती है तो वहाँ पर जब तक स्टेट हामी नहीं भरेगा कि हाँ जी ये चीज़ को बनाया जाए, तो तब तक जो सेंटर है वो लॉ नहीं बना सकती। तो ऐसे अगर वेस्ट बंगाल का ये मानना है कि अगर हम पानी दे दें उनको, नहीं रोकें थोड़ा, तो हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमें भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से वो जो डिस्प्यूट है वो रहा हुआ है, बट बहुत जल्दी इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। बस ये था इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन। बाकी की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। और बांग्लादेश, इंडिया हमेशा बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट करता है और इवन दैट बांग्लादेश भी इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ये मैंने पूरी हिस्ट्री बता दी आपको कि कहाँ से लेकर कैसे कैसे बांग्लादेश बना, पहले क्या था, आगे क्या था, ठीक है जी। अब देखेंगे कल मैंने एक्चुअली किस तरह से किया। नेपाल से मैं भूटान पे आया, ठीक है। भूटान से फिर मैं म्यांमार पे आया, म्यांमार से अब मैं बांग्लादेश पे आया। कल मैं कोशिश करूंगा श्रीलंका पे आ जाऊं। तो एक पूरा जैसे इंडिया के नेबर जितनी कंट्रीज हैं वो एक लाइन वाइज में कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चाइना के ऊपर इसलिए नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा थोड़ा नॉलेज इन चीज़ के बारे में लोगों को है। तो मैं चाहता था कि पहले उन चीज़ों के बारे में बात हो, उन कंट्रीज के बारे में बात हो जिनके बारे में लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था, ठीक है जी। तो कल कोशिश करेंगे एक और वीडियो बनाएं श्रीलंका के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।